कि हमें अब अपना बैकलॉग मांगना शुरू करना चाहिए। जातिगत जनगणना तो होती रहेगी, हमें सबको पता है 90% से ज़्यादा है। अभी तो जनगणना शुरू नहीं हुई, उसके बाद आंकड़े रिलीज़ होंगे नहीं होंगे। अच्छा, आंकड़े रिलीज़ होके भी हमारे हाथ में तो आ नहीं रहा ना कुछ। जब आंकड़े रिलीज़ होकर नौकरियां आनी शुरू होंगी, पढ़ाई लिखाई में मतलब रिजर्वेशन एक्चुअल लागू होनी शुरू होगी, जब भी तो कुछ होगा। वो तो हमारा बैकलॉग ही इतना पड़ा हुआ है, वो तो दो पहले ढोंग हुआ। जैसे अब ये जातिगत जनगणना है, अभी शुरू ही नहीं कराई है, और वो कहने लगे कि हमें इससे वोट मिल जाने चाहिए और हम ये कर दिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारी वजह से हो गया, मोदी जी कह रहे हैं कि मैंने कर दिया। मेरिट रिजर्वेशन वालों में ही होती है, जो रिजर्वेशन वाले नहीं होते उनमें मेरिट नहीं होती है। ये मतलब रूल है। एक्सेप्शन इसकी हर जगह हो सकती है। कुछ जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनमें से भी एक छोटी परसेंटेज ही सही लेकिन समझदार होती है, लेकिन बहुजन समाज के ज़्यादातर लोग समझदार होते हैं। ऐसा किसी ने मुझसे आज तक बहस की नहीं ना इस पर। मैं तो ये हर बार साबित करता हूँ इस बात। जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो 2, 1.5, 2, 2.5% जो ब्राह्मण समाज का है, उनके घर पे रख के नहीं आएंगे हम खुद, उनको कोई संघर्ष करना पड़ेगा। हम 2.5% का 2.5% या 2% जितना भी है वो हम तो घर पे दे के आएंगे ना, ये लो आपका हिस्सा। हम बेईमान थोड़ी हैं, बहुजन समाज के लोग बेईमान हो नहीं सकते। मोदी जी के ऊपर ऐसा कहा जा रहा है खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, आरएसएस उनको हटाना चाहता है। अब पता नहीं किस लिए, कि भले ही उन्होंने अपने आप को ओबीसी समाज का कहा है, सही कहा है या गलत कहा है ये तो वही जाने, क्योंकि वो अपनी डिग्रियां और अपने सर्टिफिकेट तो दिखाते नहीं हैं असली वाले, तो इसलिए। लेकिन उन्होंने कह भर दिया कि वो ओबीसी समाज से हैं, तो इसीलिए शायद बहुत दिन से, अब कुछ दिन से तो ख़ास तौर पे आरएसएस के अंदर जो एक बड़ी लॉबी है वो उनको हटाना चाहती है। उसके अलावा पाकिस्तान की जो आर्मी है, आईएसआई है, उसने भी एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला भारत में पहलगाम में अभी कराया है। तो इन दोनों से बचने के लिए कुछ स्टेप्स मोदी जी ने लिए हैं। उसमें मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान से आतंकवादियों को रोकने के लिए, पाकिस्तान और चाइना की एस्टैब्लिशमेंट जो है उसको भारत का लोहा मनवाने के लिए और भारत से कुछ एक फियर फैक्टर क्रिएट करने के लिए, भारत से भी लोग हमारे दुश्मन जो हैं वो डरना शुरू करें, उसकी डायरेक्शन में सबसे बड़ा स्टेप जो मैं मानता हूँ वो ये जातिगत जनगणना है। क्योंकि भारत का अभी तक असली जो टैलेंट है ना, असली बहादुर लोग, असली इंटेलिजेंट लोग, असली ईमानदार लोग, असली वाले बिल्कुल जो प्योर वाले हैं, उनका टैलेंट अभी भारत में देखा ही कहाँ है। तो ये जातिगत जनगणना जो, हालांकि एक मुझे तो ये जुमला ही लग रहा है, उस पर मैं अभी आऊँगा, लेकिन इसको कहकर ही चाइना और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में एक डर का माहौल तो पैदा इस चीज़ से ज़रूर हुआ होगा कि अब भारत का असली टैलेंट भी आने वाला है। तो अब हम कुछ भी करेंगे तो रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। क्यों? क्योंकि SC ST और OBC, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, इन लोगों को अगर संख्या के हिसाब से भागीदारी मिल जाएगी सब चीज़ों में, किस किस चीज़ में, नौकरियों में, रिसर्च में, फ़ौज में, सब जगह, तो भारत तो अपने आप ही विश्वगुरु बन जाएगा। फिर कुछ करने की आवश्यकता ही कहाँ है। तो इससे एक डर का माहौल ज़रूर पैदा हुआ होगा, ऐसा मेरा मानना है कि अब ईमानदार लोग, अब ज़्यादा टैलेंटेड लोग आने वाले हैं हर फील्ड में और हर जगह पे। तो इससे मैं समझता हूँ भारत का रुतबा बढ़ेगा। लेकिन अगर ये जुमला साबित हो गई बात, तब इसका नुकसान भी बहुत ज़्यादा होगा। तो ये जातिगत जनगणना कराना, कोई जो असली अम्बेडकरवादी हैं वो क्या बात कहते हैं, वो क्या कहते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, भागीदारी। तो ये सिर्फ एक उसके लिए एक स्टेप भर है। हम लोग इससे बेवकूफ़ बनने वाले बिल्कुल नहीं हैं। हम क्योंकि छोटे व्यक्ति हैं, छोटे लोग हैं और हमें ज़्यादा इधर उधर की बात करने की आदत नहीं है। ये चश्मा है यहाँ पे, अगर ये मेरे हाथ में है तो ये चश्मा है। अगर ये टेबल पे रखा हुआ है कि हम दे रहे हैं, ये देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो वो सब झूठ है, ढकोसला है, फ्रॉड है। तो जो लोग अभी नए नए अम्बेडकरवादी बने हैं, अच्छी बात है, धीरे धीरे करके आप हमारी लाइन पे आ रहे हो, तो उनसे मेरा नम्र निवेदन ये है कि अब टाइमलाइन तय होनी चाहिए कि जातिगत जनगणना जो है अब तक पूरी होगी, क्योंकि टाइम नहीं बताया गया है कुछ भी। जो देश की जो
पॉपुलेशन, जनसंख्या जो नापने का टाइम था वो तो 2021 में ख़त्म हो गया है। तो मेरे ख्याल से 2025 में ही ये जनगणना पूरी हो जानी चाहिए, एक बात, और इसकी भी वीडियोग्राफी होनी चाहिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर ये SC ST OBC मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध की संख्या 90% से कम आती है तो कम से कम अम्बेडकरवादी उस जनगणना पे विश्वास करने को तैयार नहीं है, बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ये मैं अभी से ही बता रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि 2025 के अंदर अंदर ही हमें बैकलॉग आप सब लोग समझते ही हैं, बैकलॉग मतलब जितनी हमारी पढ़ने लिखने के संस्थान हैं उसमें सिर्फ OBC की नहीं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की भी, और दूसरी जो रिजर्वेशंस हैं उसकी बैकलॉग सारी जो चुरा ली गई हैं हमारे सो कॉल्ड सवर्णों द्वारा, जनरल कैटेगरी वाला द्वारा, उसको वापस 2025 में ही टाइम बाउंड फैशन में वो देने का काम भी होना चाहिए। तो पहली हमारी डिमांड बैकलॉग पूरा करना है 2025 में ही। उसके लिए तो कोई जातिगत जनगणना कराने की भी आवश्यकता नहीं है। हमारे लाखों जो नौजवान हैं वो और जो बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए भी एकदम अवेलेबल है, अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट्स में भी रिजर्वेशन के माध्यम से। बैकलॉग भी उनका बहुत सारा है, और नौकरियों के भी अंदर जितनी भी नौकरियां हैं उसके अंदर भी बैकलॉग ही इतना है। कम से कम 2025 में या तुरंत बैकलॉग की प्रक्रिया जो है पूरा करने की, बैकलॉग ख़त्म करने की प्रक्रिया जो है वो तो शुरू कर दी जाए, वरना ये छलावा है, ये जुमला है 15 लाख जैसा, 2 करोड़ नौकरियों जैसा, इसमें बिल्कुल आना नहीं है। तो मेरी सभी पॉलिटिकल पार्टी से जो अब अम्बेडकरवाद मन से अपनाना चाहती हैं तो बैकलॉग का मुद्दा साथ के साथ उठाया जाए। पहली तो मैं ये बात कहने के लिए आप लोगों को तकलीफ दी है। दूसरा, जो प्राइवेट सेक्टर है उसके अंदर भी तो होना चाहिए तुरंत। इसके लिए भी पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए, और हम भी देखते हैं कौन मना करता है प्राइवेट उसमें। तीसरी बात ये कि एक ये अपराध बनाना चाहिए, इसको एक दंडनीय अपराध बनाना चाहिए जो ये बोलता है कि रिजर्वेशन के द्वारा या रिजर्वेशन देने से किसी भी प्रकार का क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ होता है, इसको मेरे ख्याल से दंडनीय अपराध बनाना चाहिए। बल्कि इसका उल्टा सही है, रिजर्वेशन जहाँ जिसको मिलती है वो ज़्यादा एफिशिएंसी से उस संस्थान में काम होता है। तो इस बात को कहने भर कोई दंडनीय अपराध बनाना चाहिए कि रिजर्वेशन से किसी भी प्रकार से काम में क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ होता है, या क्वालिटी कम होती है, या किसी भी प्रकार से किसी काम का नुकसान होता है, या देश का नुकसान होता है किसी भी प्रकार से। ये जो मिथ्या है इसको दूर करने के लिए भी पार्लियामेंट का एक सेशन बुलाना चाहिए एक दिन का। उसमें 3-4 मुद्दे मेरे ख्याल से फाइनली डिसाइड हो जाने चाहिए, प्राइवेटाइजेशन का, और ये इसको दंडनीय अपराध बनाने का कि रिजर्वेशन को अगर कॉम्प्रोमाइज़ बोला जाता है क्वालिटी में या किसी भी प्रकार से। और तीसरी चीज़ तो ऑफ कोर्स है ही बैकलॉग का, तुरंत बैकलॉग 2025 में ही सारा बैकलॉग ख़त्म होना चाहिए। और चौथी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभी आजकल है वो कि ये पहलगाम के लिए जो आतंकी हमला हुआ है उसका इलाज क्या होना चाहिए, क्योंकि इलाज अभी तक हम लोग शांत बैठे हैं, अभी भी मोदी जी बता नहीं पाए हैं। तो लेकिन अभी अगर आप उस पर सवाल पूछेंगे तो मैं कुछ बोलना चाहूँगा। लेकिन अभी मैंने आज इसीलिए आप लोगों को तकलीफ़ दी थी कि ये जो रिज़र्वेशन का मुद्दा है इससे धोखा नहीं खाना है। ये हमारा बैकलॉग का, सारे प्राइवेट सेक्टर में रिज़र्वेशन का मुद्दा, और 100% रिज़र्वेशन का मुद्दा। रिज़र्वेशन का मतलब जो बाबा साहब की रिज़र्वेशन है वो 100% रिज़र्वेशन है, अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, ज़मीन की गहराइयों से लेके, मतलब समुद्र की गहराइयों से लेके, ज़मीन की गहराइयों से लेके आसमान की ऊंचाइयों तक भारत देश के जो पेरीफेरी में जो भी कुछ आता है उस सभी संस्थानों पे जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी का प्रिंसिपल अब लागू होने का समय आ गया है। ये जनगणना करा के अभी 10 साल का प्रोग्राम बनाना के उसके बाद हम देने का काम शुरू करेंगे या बंटवारे का काम शुरू होगा संस्थानों के और संसाधनों के बराबर से सब लोगों के बीच में, तो वो उसका इंतज़ार करना मेरे ख्याल से धोखा खाना ही होगा। अभी मैं सुब्रमण्यम स्वामी साहब हैं, हमारे पड़ोस में ही रहते हैं यहाँ पे, मेरी तो उनसे मुलाकात नहीं हुई है आज तक भी, लेकिन मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था आज भी। बीजेपी के राज्यसभा सांसद रहे, बहुत ही महान व्यक्ति हैं वो, बहुत महान व्यक्ति अपने आप को बताते भी हैं, और
बहुत सारे लोगों ने महान व्यक्ति बोलते भी। तो वो ये कह रहे हैं कि अमित शाह साहब का तो इस्तीफ़ा क्यों नहीं हुआ अब तक। वो कह रहे हैं 10 दिन का टाइम और देना चाहिए इनको, उसके बाद जनता को सड़कों पे आना चाहिए और मोदी जी का और अमित शाह साहब का इस्तीफ़ा मांगना चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरीके से फेल हो गए हैं। और मोदी जी चाइना से डरते हैं, ये पता नहीं वो बार बार क्यों रिपीट करते हैं, उनके पास ऐसा क्या राज है। मेरा जाति जनगणना पर है ना सर, बीजेपी हाँ। और आरएसएस तो विरोध करते हैं। मैं वही तो बता रहा हूँ। अब वो ये बोल रहे हैं, तो मोदी जी को बचने का क्या रास्ता है बताओ आप। एक ही रास्ता है ना, एक ही रास्ता बचता है कि वो असल में ओबीसी हैं या नहीं है, वो एक अलग बात है, अलग विषय है वो। लेकिन वो ओबीसी बन जाएं अब, कि मैं बहुजन समाज का व्यक्ति हूँ, अब वो बन जाएं, वो भले उन्होंने कुछ भी किया हो या नहीं किया हो। तो ये बचने का रास्ता है, क्योंकि जो 75 साल की सीमा है ना, वो भी उनके सामने आ ही रही है। तो ये उससे बचने के लिए उन्होंने एक जो उनके पास सबसे बड़ा तुरुप का इक्का है, जिसकी वजह से उनकी कुछ ना कुछ तो मतलब जिसको कहते हैं ना रिस्पेक्ट हो जाती है, भले ही वो सच्चाई है झूठे हैं, लेकिन वो ओबीसी समाज का बता के अपने आप को एक बड़ा व्यक्ति तो बता ही पाते हैं। तो आरएसएस के खिलाफ जाकर फैसला लिया मोदी जी ने, या आरएसएस की सहमति है इस पर जाति जनगणना पर? नहीं, मुझे नहीं लगता कि आरएसएस और जो मनुवादी मानसिकता की जो पूरी लॉबी है, हालांकि मोदी जी भी उसी लॉबी का एक हिस्सा है, उनको ये बात पता भी होगी। ये उसी प्रकार का एक निर्णय है जैसा उन्होंने 8 बजे एक अनाउंसमेंट की थी ना नोटबंदी की, ये उसी प्रकार का निर्णय है। अगर ये निर्णय बता के डिस्कशन करके होता तो मेरे ख्याल से मोहन भागवत जी ये कभी इम्प्लीमेंट होने नहीं देते। ये एक तरीके से ये सरप्राइजिंग फैक्टर है मोदी जी का, जो उन्होंने ओबीसी बन के दिखाया। सुबह से शाम तक मैं ये कह रहा हूँ ना कि उनसे तो इस्तीफ़ा मांगने की तैयारी हो रही है, और आरएसएस और बीजेपी के लोग हो सकता है सुब्रमण्यम स्वामी जी के नेतृत्व में खुद ही मोदी जी के घर पे प्रदर्शन कर रहे हो, अमित शाह जी के घर पे प्रदर्शन कर रहे हो कि इस्तीफ़ा दो और किसी और को प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर बनाओ। तो उससे बचने का क्या रास्ता हो सकता था। बट मैं अभी उसी विषय पे जा नहीं रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो फ्री हैंड दिया गया है वो भी एक्चुअल फ्री हैंड दिया जाए, क्योंकि मोदी जी के तो बस की नहीं है ये बात। तो मतलब इस बारे में बहस करना ही बेकार है। मोदी जी और अमित शाह जी के बस की नहीं है कि वो होम मिनिस्टर का काम संभाल सकें और प्रधानमंत्री का काम संभाल सकें। इसको तो मतलब इस बारे में चर्चा करना ही बेकार है। आरएसएस तो कहती रही है ना कि जाति जनगणना करवा लीजिए, पर इसका राजनीतिकरण ना होना चाहिए। नहीं, आरएसएस ने कभी नहीं कहा है कि जातिगत जनगणना, आरएसएस ने कभी नहीं कहा है। आरएसएस ये बोलती है कि हम लोग जो हैं जो रिजर्वेशन से जो है, और जो कुछ जातियां जो होती हैं वो ज़्यादा कारगर होती हैं, ज़्यादा समझदार होती हैं, और बाकी लोग बेवकूफ़ होते हैं। ये कंसिस्टेंट लाइन चली आ रही है। इसीलिए मैंने वो बात कही है कि इसे दंडनीय अपराध बनाना चाहिए कि जो भी व्यक्ति ये कहता है कि रिजर्वेशन से कोई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ होता है या उससे कुछ मीडियोक्रिटी आती है, उसको जेल में ठूस देना चाहिए, तुरंत जेल में डाल देना चाहिए। ये जो है आज तक की आरएसएस की लाइन है। रिजर्वेशन का विरोध क्यों करते हैं बताइए, आप कोई है वजह? वजह तो सिर्फ एक ही है ना कि काम नहीं होता ठीक से, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। ये बकवास बहुत साल चल ली। नहीं, मेरिट नहीं है ना, देखिए मैं वही फिर मैं क्या कह रहा हूँ, मेरिट रिजर्वेशन वालों में ही होती है, जो रिजर्वेशन वाले नहीं होते उनमें मेरिट नहीं होती है। ये मतलब रूल है। एक्सेप्शन इसकी हर जगह हो सकती है। कुछ जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनमें से भी एक छोटी परसेंटेज ही सही लेकिन समझदार होती है, लेकिन बहुजन समाज के ज़्यादातर लोग समझदार होते हैं। ऐसा किसी ने मुझसे आज तक बहस की नहीं ना इस पर। मैं तो ये हर बार साबित करता हूँ इस बात। लेकिन जब जाति का आंकड़े सामने आएंगे, आपको लगता है विभाजन होगा समाज में, बंटवारा होगा समाज? नहीं, भारत मजबूत होगा। चाइना और पाकिस्तान में डर इसी चीज़ का है कि असली टैलेंटेड लोग अब आगे आ जाएंगे। और हम लोग क्या कह रहे हैं, आपको क्या लगता है? आप गजेंद्र जी मुझे एक बात बताओ, जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो 2.5% जो ब्राह्मण समाज का है, उनके घर पे रख के नहीं आएंगे हम खुद, उनको कोई संघर्ष करना पड़ेगा। हम 2.5% का 2.5% या 2% जितना भी है वो हम तो घर पे दे के आएंगे ना, ये लो आपका हिस्सा। हम बेईमान थोड़ी हैं, बहुजन समाज के लोग बेईमान हो नहीं सकते। मतलब जो हजारों सालों से एक छत्र राज कर रहे हैं संसाधनों पर, वो आपको आसानी से दे देंगे चीजें? अभी तो संविधान में आर्टिकल 14 है ना, उसको मानते ही है ना सब। संविधान को नहीं मानते? जैसे पद पे बैठते हैं शपथ लेते हैं तो उसी में लिखा है ना, ये जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। कहानी लिखा है ये। तो सब चीज़ का बंटवारा करोगे आप लोग? बंटवारा नहीं, अरे एक देखिए, अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे लोगों के पास, 1% लोगों के पास सारे देश की धन संपदा पड़ी है। वो मतलब इधर उधर कहीं खराब ही हो रही है। कोई लूट के ले जा रहा है, कोई लूट के ले जा रहा है, कोई हिंडनबर्ग ले जा रहा है, कोई इधर ले जा रहा है, उधर ले जा रहा है। भाई देश की जनता के पास जाएगी तो उसका इस्तेमाल तो होगा कि बैंकों में बंद रहनी चाहिए पैसे।
ये अच्छी बात है? ये बंटवारा है या प्रयोग मतलब इस्तेमाल है? अच्छा, हमारे पास खाने को मतलब इतना ज़्यादा अनाज है, हम उसको बांध करके गोदामों में रखे रहें कि अडानी जी का जो आज 10 रुपये का खरीदा है वो 100 रुपये का करा दें, लोग भूखे मर जाएं। ये है सच्चाई। जब से तो इससे जो बंटवारा नहीं होगा, इससे देश मजबूत होगा, अच्छा टैलेंट सामने आएगा और जो संसाधन है वो इस्तेमाल होंगे अच्छे काम के लिए। कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में अय्याशी करने के लिए 7-7 हज़ार करोड़ की शादी हो रही है। मैं अब कुछ बोलूँगा तो बुरा लगता है लोगों को कि मतलब इस लायक है, ये औकात है? 7,000 करोड़ की है अंबानी की शादी करने की औकात है? चोरी तो है, सिर्फ चोरी तो की है सरकारी अफसरों को चुरा के, और ये सब पॉलिसीज़ में गड़बड़ी करके। चोर के अलावा क्या है अंबानी, बताओ? अरे मंडल कमीशन लागू हो गया क्या? मुझे इसी बात पे बड़ी हैरानी होती है कि लोग ये बोलते हैं मंडल कमीशन लागू हो गया। सिफारिश कुछ लागू हुई ना? नहीं, मैं कह रहा हूँ मंडल कमीशन लागू हो गया क्या? ओबीसी समाज हाँ, कमंडल कमीशन लागू हो गया। मंडल कमीशन, अभी मैंने बैकलॉग की बात की है ना आपसे, किसी एक साल में मुझे बता दो 27% ओबीसी समाज को मिला, एक साल में, सिर्फ एक साल बता दो मुझे आप। लागू नहीं हुआ, लागू करने का ढोंग हुआ। जैसे अब ये जातिगत जनगणना है, अभी शुरू ही नहीं कराई है, और वो कहने लगे कि हमें इससे वोट मिल जाने चाहिए और हम ये कर दिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारी वजह से हो गया, मोदी जी कह रहे हैं कि मैंने कर दिया। तो अभी हाथ में क्या आया? ये चश्मा आया आपके हाथ में? हाथ में आए जब बताओ मुझे। जनगणना हो भी गई, मान लेते हैं, फिर आंकड़े जारी होंगे नहीं होंगे वो भी संशय है। मैं वही बैकलॉग होने की वजह ही एनएफएस है ना। मैंने एनएफएस बोला नहीं, लेकिन नॉट फाउंड सूटेबल जो है ना, उसी की वजह से तो बैकलॉग बनता है सारा। मैं मुद्दे बुनियाद पे जाता हूँ हमेशा। बैकलॉग तो एनएफएस से बताते हैं नॉट फाउंड सूटेबल। जो लोग नेवर फाउंड सूटेबल होते हैं वो इंटरव्यू लेते हैं। नेवर फाउंड सूटेबल जो है, नॉट फाउंड सूटेबल बताते हैं उन लोगों के जो कि ऑलवेज फाउंड सूटेबल होते हैं। यही तो है बैकलॉग का जरिया, और क्या है? यदि आंकड़े अभी जाते हैं ओबीसी, कुछ नहीं होगा। नहीं, फिर आप वही बात कर रहे हो। एक चीज़ होती है 3 लाइन विप, कोड़ा समझते हो? हिंदी में कहा जाए तो कोड़े मारते हैं उन्हें वोट देने के लिए, संसद के अंदर मारते हैं ना सब सांसदों को, अपनी अपनी पार्टी वाले 3 लाइन, 3 घंटर मारो, वोट दो जाके यहाँ पे। जब ये हो रहा है तो बाबा साहब ने इसीलिए तो कहा था ये 132 भी जो जीत के जाएंगे, ये कोई अपने समाज का वो नहीं है रिप्रेजेंटेशन, ये तो पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे अपने। लेकिन चलिए, प्लान बी है जो असली, तो जो बाबा साहब ने जो पूना पैक्ट से पहले बाबा साहब का प्रपोजल था वो था असली डेमोक्रेसी का प्रपोजल, लेकिन नहीं हुआ। तो अब जो हालात हैं, बाबा साहब ने इस संविधान पे अपनी मोहर लगाई है, तो हम लोग उससे बंधे हुए हैं और इसी के तहत हम न्याय प्राप्त करके रहेंगे। लेकिन आप बिल्कुल 100% सही बात कह रहे हो, ये जुमलों में नहीं आना है हमें कि जी जनगणना करा दी, हमें क्या लेना उससे? हमें तो पता, तो कम से कम 85% तो सभी मानते हैं, 85% तो दे दो पहले, तो पहले आंकड़े तो सामने आने दो ना। फिर आंकड़े। अरे हम तो, मैं क्या कह रहा हूँ, अभी तो 50% करना, 27% तो दे दो, जो कि आधा है, वो तो दे दो, वो ही नहीं दे रहे। तो असली मुद्दा ये है बैकलॉग से। अगर आप बैकलॉग अगर बैकलॉग एक्चुअली अगर बैकलॉग ख़त्म कर दिया जाए, मुझे नहीं लगता हमारे पास लोग बचेंगे नौकरियां लेने के लिए, और स्कूलों में और कॉलेजों में बच्चे पढ़ाने के लिए नहीं बचेंगे। इतना हमारा बाकी है अभी हक अधिकार, जो चुराया हुआ, लूटा हुआ है ये मनुवादी व्यवस्था ने। तो फिर उसके बाद तो 100% की बात करें, लेकिन जो है अभी टेबल पे है उसको तो ले लें पहले हम। तो इसलिए मुद्दे से नहीं भटकना है। मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मेन मकसद ही आज ये है कि हमें अब अपना बैकलॉग मांगना शुरू करना चाहिए। जातिगत जनगणना तो होती रहेगी, हमें सबको पता है 90% से ज़्यादा है, इसमें पता करने की कौन सी बात है? ये बताओ मुझे आप। ये तो सब बोल रहे हो ना, अभी ऑथेंटिक आंकड़े, फिर ऑथेंटिक 1-2% का इधर उधर फर्क, या 92% हो जाएंगे ना, या 91% हो जाएंगे। लेकिन क्या सर आपको नहीं लगता इस फैसले से बीजेपी में फूट पड़ जाएगी, 2 भागों में बढ़ जाएगी? नहीं, बीजेपी वाले देखो, अब जो मनुवादी मानसिकता, विरोध भी करने आ गए ना बीजेपी वाले। वो तो सारे विरोध करने आएंगे ना, लेकिन जब उनको बैठ के समझाएंगी आरएसएस भी, मोदी जी भी, भाई मैं दे थोड़ी रहा हूँ, कुछ बोला ही तो है, बस देने की बात कहाँ हुई है? अभी देखो, अभी पूछा तो है सवाल, अभी तो जनगणना शुरू नहीं हुई, उसके बाद आंकड़े रिलीज़ होंगे नहीं होंगे। अच्छा, आंकड़े रिलीज़ होके भी हमारे हाथ में तो आ नहीं रहा ना कुछ। जब आंकड़े रिलीज़ होकर नौकरियां आनी शुरू होंगी, पढ़ाई लिखाई में मतलब रिजर्वेशन एक्चुअल लागू होनी शुरू होगी, जब ही तो कुछ होगा। वो तो हमारा बैकलॉग ही इतना पड़ा हुआ है, वो तो दो पहले। रिजर्वेशन भी बढ़ाना पड़ेगा ना फिर तो। ठीक, बढ़ाना क्या, 100% रिजर्वेशन है, 100% रिजर्वेशन होना ही चाहिए। नहीं हो रहा तो बेईमानी हो रही है। ये जो इंदिरा साहनी की जजमेंट है, ये इसका क्या है, इसमें जो बुनियादी बात क्यों आती है?
ये इसलिए आती है 2 वजह से। और इसको 2011 में मैंने बहुत अच्छे से आर्ग्यू किया था केस, नहीं तो सुपर स्पेशलिटी के जो कोर्सेज थे ना, जो प्रमोशन में जो उसकी बुनियाद, जो बेसिक आर्ग्यूमेंट मैंने ही 2011 में की थी एम्स वाले केस में। तो उसमें 2 चीज़ें हैं जो हमें समझनी चाहिए। पहली चीज़ और जो सबसे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ है, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, उसको दंडनीय अपराध बनाना चाहिए। ये रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट के लिए जो ब्रेक लगाने की, अपोज करने की वजह एक ही है कि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ होता है। क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, इससे बड़ा झूठ कोई हो ही नहीं सकता। क्वालिटी बढ़ती है रिजर्वेशन से, क्वालिटी हमेशा बढ़ी है रिजर्वेशन से। जहाँ जहाँ एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हुई है इस चीज़ की, जहाँ रिजर्वेशन हुई है वहाँ क्वालिटी बढ़ी। तो इस झूठ को हम अगर अकेले झूठ को निकाल दें, फिर रिजर्वेशन तो 100% हो ही गई ना, फिर क्या है। इसी वजह से 50% का जो कैप लगाया गया था ना, कि 50% तो चलो बेकार लोग ले लो, 50% होशियार लोग रहने चाहिए। तो हमें हमेशा बाबा साहब की तरह जड़ पे जाना चाहिए। इस बात को ही कहना अपने दिमाग से निकाल दें। हमारे ये झूठ हमारे बहुजन समाज के लोगों के भी मन में ठूस दिया गया है कि हाँ जी हम लोग कुछ हमें ये कोई एहसान हो रहा है। ये देश के ऊपर एहसान हो रहा है। रिजर्वेशन 100% जिस दिन होगी, हमारे देश को महान बनाने के लिए सबसे बड़ा कदम होगा। 2011 में आंकड़े जारी नहीं हुए। जो मोदी जी ने फैसले इसके साथ, मैं मोदी जी जिस दिन मैं मोदी जी की बात पे भरोसा करूंगा, उस दिन उनके साथ होऊंगा। आप तो चाहते थे ना जाति जनगणना हो। मैं तो भैया 100% रिजर्वेशन चाहता हूँ, धोखाधड़ी नहीं चाहता हूँ। और मोदी जी की बात के लिए मैं एक ही बात बोलता हूँ, उसको हर जो चीज़ वो कहेंगे उसके आगे ना लगा के पड़ा करो। अगर वो कह रहे हैं कराऊंगा तो वो नहीं कराएंगे। मेरा तो अभी तक ये आपकी जीत नहीं है, विपक्ष की जीत बिल्कुल नहीं है, कोई जीत जूत कुछ नहीं है। जैसे वो जो हमारे मुस्लिम समाज के लोग हैं ना, उनकी जीत हो गई है, वक्फ का कानून बचा लिया उन्होंने, स्टे कुछ हुआ नहीं, कानून बच गया। उसी तरीके से हाथ में हमारे कुछ आया नहीं और जीत हो गई हमारी। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं जीत हो गई। नहीं, अब मैं वही कह रहा हूँ, अखिलेश यादव जी मुझे बैठ के समझा दें। मैं थोड़ा कम अकल भी हो सकता हूँ कि बैकलॉग की कितनी नौकरियाँ इनसे अब मिल गई इन्हें, मुझे बता दें तो मैं जय जयकार करूँगा अखिलेश यादव जी की भी। पर मुझे नहीं आ रहा समझ में कि इससे फ़ायदा क्या होगा। जैसे वक्फ वालों का मुझे नहीं समझ में आ रहा, सब कह रहे हैं हम मुसलमानों ने भाई चीफ जस्टिस साहब ने झंडा ही गाड़ दिया कतई, वैसे ही है।